नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे फिसलती जुबान की। इसमें सभी शामिल हैं, फिर बात चाहे राजनेता की हो, साधु संत की हो या फिर विज्ञान की बात करने वाले वैज्ञानिक की हो। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सामाजिक कार्यकर्ता निशा सिद्धू और हमारे चीफ एडिटर प्रताप राव। तो आज लगातार चाहे बात राजनेता की हो, बात साधु संत की हो, सबकी जबान फिसल रही है। निशा मैम, आपसे पहला सवाल, जिस तरीके से महिलाओं से जुड़े जो मामले हो बेहद संवेदनशील होते हैं, लेकिन जिस तरीके से राजनेताओं की जुबान फिसल रही है, मामला साफ है कि किसी में भी संवेदना नजर नहीं आ रही है। वो जो भी बोल रहे हैं राजनीतिक फायदे के लिए बोल रहे हैं, उनका सीधे सीधे कोई सरोकार जनता के खासतौर पे महिलाओं के इस तरह के सवालों को लेके नहीं है। क्योंकि जब भी कभी किसी जी इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि जिस तरह से जबान फिसल रही है निशा जी, वो उनके वोट बैंक को और कमजोर कर रही है, उनके वोटों को और तोड़ रही है। ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो ठंड का दौर चल रहा है, जो शीत लहर चल रही है, उसमें जबान कहीं ना कहीं नेताओं की चिपकती जा रही है। बोलना कुछ चाह रहे हैं और बोल कुछ रहे हैं, कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा? नहीं, मुझे लग रहा है कि बोलने के लिए कुछ बोल रहे हैं, वो सिर्फ बोलने के लिए ही हमें कुछ कहना है इसलिए कहे जा रहे हैं। जिस तरह की बेबुनियाद बातें कहे जा रहे हैं, अगर हम बात करें बापू की, बापू आसाराम की, तो क्या क्या नहीं कह गए। कहीं फांसी की सजा पे सवाल उठा रहे हैं, कहीं किसी और बात पे सवाल उठा रहे हैं, कहीं कि वो भाई कह देती। क्या ये निशा जी इससे एक और लगता है, किसी कानून की पता बात होती है तो वो समाज के जो हालात हैं तब उठती है कि समाज के अंदर क्या चल रहा है, तब किसी का कोई कानून कायदा बनता है। ये वैचारिक सड़ांध जो है वो निकल रही है, और वही वैचारिक सड़ांध जो बलात्कार तक ले जाती है घटना को। शायद मुझे लगता है कि वो जो वैचारिक सड़ांध है वो अब धीरे धीरे लोगों की निकलने लगी है, कहीं ऐसा लग रहा है। ये भी हो सकता है। और क्योंकि जिस तरह से उन्होंने महिला हिंसा को भी कह दिया, झूठे मामले भी कह दिया, औरतें झूठ बोलती हैं ये भी कह दिया, तो मैं कभी भी इत्तेफाक इन बातों से नहीं रखती। मैं बार बार एक बात कहती रही कि देखिए, जब 304 का कानून बना, इस देश के अंदर 8000 से ज्यादा औरतों को दहेज की बलिवेदी पे चढ़ाया गया था। और जब उस पर कुछ रोक लगी, 498A आया, तो उसमें उसने एक स्पीड ब्रेकर की तरह काम किया, औरतें मरने से बची। फिर जब उसमें भी कम हुआ ग्राफ, तो फिर सिविल सूट आया, घरेलू हिंसा। तो इसको इस तरह से कह देना निशा जी एक बड़ी बात है कि जब भी इस तरह से कमजोर वर्ग और विशेषकर महिलाओं के अधिकारों की या कानून की बात उठती है, तो समाज में कहीं ना कहीं इस तरह की आवाज उठने लगी। इसके पीछे क्या कारण क्या है, क्या लगता है आपको? इसके पीछे क्या मानसिकता है, क्यों ऐसा होता है हमारे समाज में? देखिए, अगर हम दिल्ली की घटना से कंपेयर करें तो घटनाएं तो पहले भी होती रही और बहुत दर्दनाक हादसे बेटियों के जीवन में इससे भी ज्यादा हुए हैं। क्योंकि हम लोग जिस तरह का काम कर रहे हैं, तो आए दिन कोई ना कोई ऐसी घटना, कहीं पे उसके यूट्रस में लोहे के रॉड डाले गए, कहीं उसके शरीर को दागा गया, कहीं उसको एसिड पिलाया गया और लड़कियों की आवाज तक चली गई। और हमारे यही हम दौसा डिस्ट्रिक्ट के पास में बात करें तो वहां एक मंदिर है, मुझे याद आ रहा है, जब लास्ट असेंबली इलेक्शन था तो एक बच्ची यूपी से आई हुई थी अपने माता पिता माँ के साथ। तो वहां उस मंदिर के अंदर ही उस बच्ची को उठा के लेके गए हैं, रेप हुआ और बाद में SMS हॉस्पिटल में जयपुर में उस बच्ची की आपका मानना है कि कुल मिलाकर ये घटना तो लगातार होती है, लेकिन दिल्ली की घटना ने एक अलार्मिंग सिचुएशन पैदा कर दी। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति ने, हर परिवार ने उसको अपनी बेटी की जगह रख के देखा है कि मेरी बेटी के साथ कहीं ऐसा तो नहीं हो जाए। हर भाई ने ये सोचा मेरी बहन के साथ तो नहीं हो जाए। शायद इसलिए लोग सड़कों के ऊपर स्वतः स्फूर्त लगता नहीं है कि जब हम अपनी बहन बेटियों की बात करते हैं तो दिल में दर्द उभरता है, लेकिन जब हम कुत्सित मानसिकता के साथ सड़कों पर निकलते हैं तो हम ही खुद दुर्व्यवहारी बन जाते हैं? क्या ऐसा क्यों है समाज में? क्या इसके पीछे संस्कार और शिक्षा दीक्षा का बहुत बड़ा कारण है या और कोई? मुझे लगता है कि हम लोगों ने कभी भी अपने बेटों के साथ संवाद नहीं किया जी। कभी बात नहीं करते अपने घरों के अंदर भी, बेटा कहाँ जा रहा कहाँ नहीं जा रहा है। हमने सारे प्रवचन अपनी बेटियों को दिए हैं कि तू यहाँ मत जा, वहां मत रह, ऐसे कपड़े मत पहन, शाम ढले नहीं जाना है, अकेली नहीं जाना है, जहाँ जाए तो सहेली और भाई के साथ जाना है। लेकिन हमने अपने बेटों के साथ कोई चेकआउट नहीं रखा और कहीं ना कहीं उसी का दुष्परिणाम आज हमारे सामने आ रहा है। कुल मिलाकर विजेंद्र, जो निशा जी कह रही हैं बिल्कुल सही है कि बेटों के प्रति
अतिरिक्त जो एक विशेष उनको जो जो संस्कारों का या पालने का जो एक तरीका है, उसने निश्चित तौर पे पुरुष मानसिकता को कहीं ना कहीं कुत्सित किया है। लेकिन मुझे लगता है कि क्या बोला इन लोगों ने वो देख लेना चाहिए। इस वक्त हम आपको बताते हैं कि किस किस नेता ने कब कब क्या बोला, चलिए देखते हैं। इस सड़क पर इस कदर कीचड़ बिछी है, हर किसी का पांव घुटनों तक सना है। मत कहो आकाश से कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। किसकी फिसली जुबान, कैसे फिसली जुबान। किसी ने कहा पिंक रिवॉल्यूशन, तो किसी ने लगाई मर्यादा की दुहाई। किसी ने नसीब का रोना रोया, तो किसी ने दी दीक्षा लेने की नसीहत। किसी ने क्षेत्र पर उतारा गुस्सा, तो किसी ने ब्रह्मचर्य पर फोड़ा ठीकरा। यानी कि एक हंगामा खत्म नहीं हुआ और दूसरा हंगामा शुरू हो गया और जुबान लगातार फिसलती रही। निश्चित रूप से पहनावा भी करप्शन के कुछ जरिया बा, इसे भी इनकार न कर जाए। फैशन पर भी थोड़ा सा पाबंदी रही। दिल्ली में महिला के साथ हुए गैंगरेप के बाद लोगों की जुबान फिसलने का रिकॉर्ड बना रही है और लोग एक के बाद एक इस तरह की घटनाओं को रोकने के अपने अपने तरीके बताते जा रहे हैं। इंडिया गेट पर जब दुष्कर्म की शिकार महिला को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन हो रहा था, तो राष्ट्रपति के बेटे अभिजीत मुखर्जी की जुबान फिसल गई। वो भी ऐसे की आंदोलन करने वाली महिलाओं को डेंटेड पेंटेड महिलाएं कह दिया। ऐसा आंदोलन जिसमें तमाम सजी सबरी महिलाएं 2 मिनट की शोहरत के लिए सज धज कर पहुँच जाती है। इसके बाद जुबान फिसल गई मध्य प्रदेश के उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की। उन्होंने कह दिया कि महिलाएं मर्यादा न लांघे। जब लक्ष्मण रेखा हर व्यक्ति की खींची हुई है, उस लक्ष्मण रेखा को कोई भी पार करेगा तो रावण सामने बैठा तो सीता हरण करके ले जाएगा। मर्यादाओं का उल्लंघन होगा तो सीता हरण हो जाएगा। लेकिन बाद में कैलाश विजयवर्गीय अपने बयान से भी पलट गए। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ननकीराव कंवर की जुबान तो ऐसे फिसली कि महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के लिए उन्होंने भाग्य को ही दोषी ठहरा दिया। कह दिया कि लड़कियों के ग्रह नक्षत्र आजकल ठीक नहीं चल रहे हैं। मध्य प्रदेश की महिला और बाल विकास मंत्री रंजना बघेल भी इसमें पीछे नहीं रही और इस तरह की घटनाओं के लिए मोबाइल फोन को जिम्मेदार ठहरा दिया। बिहार में लड़कियों की कमी, उत्तर प्रदेश में लड़कियों की कमी, इसलिए हमारे क्षेत्र से इस तरह के मोबाइल से संपर्क के कारण लड़कियों की लाइफ खराब होती है। मोबाइल से एक लड़के से दोस्ती हो गई, अब वो ट्रेन से माँ बाप के पूछे बगैर भाग गई। तो मनसे प्रमुख राज ठाकरे अपनी फिसली जुबान से नफरत की रोटियां सेकते नजर आए। राज ठाकरे ने कहा कि ऐसी घटनाएं बिहारियों के कारण होती हैं। राज ठाकरे बोलला की राज ठाकरेवरती फक्त नुसते केसेस टाकायच्या आणि बलात्कार झाल्यानंतर ते सगळेच्या सगळे बिहारचे होते, याच्याबद्दल कोणी बोलायचं नाही। और तो और संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी पति और पत्नी के रिश्ते को पश्चिम में एक सौदा बता दिया, जिसे अपनी जरूरत के मुताबिक निभाते हैं। भागवत ने कहा कि इस तरह की घटनाएं भारत में नहीं, इंडिया में होती हैं। ये इंडिया में चल रहा है, बढ़ रहा है, बहुत खतरनाक और बहुत अश्लील है, लेकिन ये भारत में नहीं है, ये इंडिया में। जहाँ इंडिया नहीं है, केवल भारत है, वहाँ जाके आप देखिए, वहाँ ये बातें नहीं होती। इसी बात पर जेडीयू के शिवानंद तिवारी ने भागवत की तुलना अकबरुद्दीन ओवैसी से कर दी, उसी ओवैसी से जो देश की जनता को सबक सिखाना चाहते हैं। बाद में अनुराग ठाकुर ने अपने फेसबुक पेज पर भागवत के इंडिया का बखान कर दिया, जिसमें लिखा है कि जहां डर्टी पिक्चर को राष्ट्रीय अवार्ड मिलता है वो इंडिया है, जहां पूनम पांडे और शर्लिन चोपड़ा न्यूड की बातें करती हैं वो इंडिया है। अब आशाराम बापू की जुबान फिसल गई है। आशाराम बापू मानते हैं कि पीड़िता को दुष्कर्मियों को भाई कहकर संबोधित करना चाहिए था, दीक्षा लेनी चाहिए थी। पीड़िता का भी दुष्कर्मियों जितना ही दोष है, उसे भीख मांगनी चाहिए थी। लेकिन अगर वो पीड़ित व्यक्ति दीक्षा ली हुई होती तो जब के बल से 6 के 6 में से 2-4 उसके पक्ष में होगा, और जो दुराचार था उनमें से किसी एक आधे ने भी दीक्षा ली होती तो 5 को दुराचार से बचा लेगा। इसी आवेश में आकर जेडीयू प्रमुख शरद यादव की भी जुबान फिसल गई है और कह दिया है कि ब्रह्मचर्य से बड़ा झूठ दुनिया में कोई नहीं है। युवाओं को 15 से 20 दिन में तो सेक्स की जरूरत पड़ती ही है। कोई हम साले दुनिया से बाहर आए क्या? हम सब लोग इसी समाज के हैं, दुनिया भर का पाखंड करते। और ये जितने साधु हैं, जितने ये हैं, ये कोई तमाशा है? ये क्या कर रहे हैं?
और झूठी बात कह रहे हैं। ब्रह्मचर्य की झूठी बात कोई दुनिया में हो सकती है? पूरे देश में पीड़िता की मौत के बाद बयानों की बाढ़ आ गई है। कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक के नेता, संत, वैज्ञानिक बयानों की बौछार कर रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष मानक अग्रवाल ने तो यहाँ तक कह दिया कि आरएसएस के प्रचारक शादी नहीं करते, इसलिए महिलाओं के साथ दुष्कर्म करते हैं। तो कृषि वैज्ञानिक अनीता शुक्ला ने कहा कि महिलाएं खुद पुरुषों को उकसाती हैं। यानी कि दिल्ली गैंगरेप के बाद पूरे देश में जहां एक और पीड़िता के लिए न्याय की बात हो रही है, वहीं देश के पुरोधा होने का दम्भ भरने वाले लोग अपनी फिसली जुबान से नए नए रास्ते सुझाने की कोशिश कर रहे हैं और आलोचना का शिकार भी हो रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिर ये जुबान कब तक फिसलती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीसी न्यूज। तो आपने देखा कि किस तरह से राजनेता हो या साधु संत, उनकी जुबान फिसल रही है। लेकिन क्या है, कहीं ये अपनी नेगेटिव पब्लिसिटी के सहारे राजनीतिक रोटियां तो नहीं सेक रहे हैं? इस पर हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज का मुद्दा में हम बात कर रहे हैं फिसलती जुबान की, चाहे वो फिर राजनेता की हो या साधु संत की। इस बारे में जनता का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। इस पर हमें विचार करना चाहिए और इस तरह के जो ये बयान आते हैं इन पर रोक लगनी चाहिए, अन्यथा इस देश में अराजकता बढ़ेगी। वो दिन दूर नहीं जब आए दिन ऐसे बयानबाजियों से दुर्घटनाएं घटेगी, बढ़ेगी नहीं। उसके संबंध में सभी नेताओं ने अपने स्टेटमेंट दिए, कुछ ने यहाँ तक कि फांसी के लिए बोला और वापस अपने आप को विड्रॉ कर लिया। उनको भी लोगों की भावनाओं का ख्याल करना चाहिए। उसके साथ जाती हुई है, उसको हमें नहीं भूलना चाहिए। अपना प्रचार करने के लिए और मीडिया में बनने लेने के लिए उल्टे सीधे बयानबाजी करता है, तो इसमें ऐसी बयान। तो आपने सुना कि आम जनता का भी यही कहना है कि इनको भावनाओं में आकर, आवेश में आकर कोई भी बयान नहीं देना चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है मैम कि जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, क्या ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है या उनकी जो मानसिक सोच है वो इस तरीके से आगे आ रही है? उनकी सोच भी सामने आ रही है और वो अपनी रोटियां भी सेक रहे हैं, चर्चा में बने रहने के लिए ये सब कर रहे हैं। और इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे इससे बड़ी बात लगती है कि क्योंकि ये विषय को कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने की एक साजिश सी लगती है, क्योंकि जिस तरह के बयान आ रहे हैं उसका संबंध कहीं भी इस बात से नहीं है कि किस तरह से महिलाओं को सुरक्षा दी जाए। केवल जो घटना है और उसको लेकर जो कानून बनने की जो एक माहौल बना है, उस माहौल को खत्म करने की एक साजिश नहीं लगती आपको? बिल्कुल लग भी रहा है कि ये मुद्दे से ध्यान हटा रहे हैं और इधर उधर की बात करके जनता जिस तरीके से एक उबाल आया था भारत के अंदर, उस उबाल को खत्म करने की दिशा में और आलतू फालतू की बातें कह के डाइवर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल आलतू फालतू बातें कर डाइवर्ट करने की कोशिश करें। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है महिला संगठन की प्रदेश अध्यक्ष लाड कुमारी जैन जी। लाड कुमारी जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से बयानबाजी आ रही है, इसके पीछे क्या राजनीति नजर आती है या उनकी मानसिक सोच? हेलो, हाँ राजकुमारी जी, हम आपको सुन पा रहे हैं। अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है लाड कुमारी जी, अगर आप तक जी बिल्कुल। तो जिस तरीके के राजनेता बयान दे रहे हैं, हाँ, चाहे पॉलिटिकल लीडर हो चाहे रिलीजियस लीडर, दोनों ही बहुत ही जिम्मेदार लोग होते हैं। और ऐसे में यदि इस तरह के बचकाना बयान देते हैं, और जो ये आसाराम जी का जो बयान है और उसमें मेरे को पीछे सत्तात्मकता का और सामंतवादी मानसिकता का जो है वो झोतक है इस तरह के विचार। और इतनी 21वीं सदी में भी ये लोग इस तरह की बातें करते हैं। इनको बजाय ये इस तरह की कमेंट करने की बजाय ये करना चाहिए कि लाड कुमारी जी बड़ी कैसे रोका जाए, इसके लिए वो ये ताना बाना को। लाड कुमारी जी, एक बड़ी बात ये है, बड़ी बात यह है कि जब से प्रयास, क्योंकि रिलीजियस से दूर पूरा समाज इनके उस चरणों में आता है, तो क्यों नहीं समाज को लैंगिक समानता के राह पर चलने का ये सीख देते हैं। लाड कुमारी जी, डिस्क्रिमिनेशन इनके बयानों में जो है कि
औरतों को ही सारे बंधन बांध दो, ऐसा क्यों होता है? लाडकुमारी जी, बहुत सारे प्रश्न इनके बयानों पे उठ रहे हैं और बहुत बुरा लग रहा है कि कब तक ये इस तरह की लैंगिक